नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 20 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अर्बन गवर्नेंस से संबंधित। काफ़ी अच्छे से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिवाइड करके, जैसा आपने सजेस्ट किया था पॉइंट वाइज फॉर्म में। उसके बाद ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन वर्ल्ड में एनोनिमिटी से संबंधित। लोग अज्ञात होकर प्रोफाइल बना लेते हैं ना, और फिर कमेंट करते रहते हैं, यानी ट्रोलर भी काफ़ी बार उन्हें बोला जाता है। तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है कि लोग एनोनिमस क्यों रहना चाहते हैं। ये आर्टिकल है टेक्नोलॉजी एंगल से संबंधित। यूएसए में 5G टेलीकॉम सर्विसेज का रोल आउट होना थोड़ा सा खतरे में पड़ गया है। क्यों, जानेंगे। ये डेटा है अर्बनाइजेशन से संबंधित। हमें जो आर्टिकल डिस्कस करना है ना, उसी से संबंधित डेटा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे देश में देखो 5000 के आसपास स्टैट्यूटरी टाउन है, उतने ही सेंसस टाउन्स हैं। 35% लोग हमारे देश में अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, और अर्बन एरियाज़ जो हैं वो हमारे देश की जीडीपी में 2/3 कंट्रीब्यूट करते हैं। 90% जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है वो अर्बन एरिया से मिलता है। जैसे देखो हरियाणा का एग्जाम्पल है। हरियाणा में वैसे तो काफ़ी सारे ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं, लेकिन अकेला गुड़गांवा इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। मतलब प्रॉपर अभी मेरे पास फैक्ट तो नहीं है, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि गुड़गांवा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। गुड़गांवा, फरीदाबाद, जो ये अर्बन एरियाज़ हैं। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तो नाम मात्र का रेवेन्यू हरियाणा गवर्नमेंट को जनरेट करके देते हैं। इसके बाद तो ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको अर्बन एरियाज़ के बारे में कुछ लिखना हो, ऐसे या कुछ भी। ये क्वेश्चन एथिक्स का आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस ब्रीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग फिलोसफर्स टू मोरल फिलोसफी। इनका मोरल फिलोसफी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है। 2-2 मार्क्स हैं सब। 5 जो ये फिलोसफर है ना, सबके 2-2 मार्क्स हैं। तो ब्रीफ में बिल्कुल आपको लिखना है। ये आज का क्वेश्चन है जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे संबंधित। इंडिया नीड्स बेटर डेमोक्रेटाइजेशन इन अर्बन एरियाज। इस पे आपको इस लाइट में, मतलब ये जो कमेंट है ना, इसके कंटेक्स्ट में आपको ये डिस्कस करना है कि अर्बन गवर्नेंस के हमारे देश में क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अर्बन गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या है। देखो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसका नाम है स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2021-2022। इस रिपोर्ट में जो कि रिलीज हुई नवंबर 2021 में, आरबीआई ने कहा हमारे देश में जो 3 टियर गवर्नमेंट्स हैं ना, लोकल बॉडीज, उन्होंने देखो कोविड-19 की महामारी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चाहे वो जहां पर केस आए उस जगह को कंटेनमेंट जोन के तौर पे मेंटेन करना हो, या फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना हो बिल्कुल लोकल लेवल पर, इन सब चीज़ों में लोकल बॉडीज़ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसकी वजह से लोकल बॉडीज़ का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो देखो एकदम से बढ़ गया, बूस्ट हो गया। लेकिन महामारी के कारण चूंकि सारी चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, उनके जो रेवेन्यू के सोर्सेज थे ना, वो एक प्रकार से श्रिंक हो गए। तो इस वजह से अर्बन लोकल बॉडीज़ पर जहां एक तरफ काम बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू के सोर्स कम हो गए, तो इनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया। इनको दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ा रेवेन्यू के लिए, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट पर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर। आरबीआई ने फर्दर अपनी इस रिपोर्ट में यह कहा जो ये सिविक बॉडीज है ना, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इनको देखो फंक्शनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि ये अपने आप से काम कर सकें बिना स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी दूसरी एजेंसी के इंटरफेरेंस के। इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो भी मजबूत होना चाहिए। क्या मतलब है गवर्नेंस स्ट्रक्चर से। जैसे देखो कई जगहों पर मेयर को इलेक्ट किया जाता है सिर्फ 1 साल के लिए। आप बताओ यार, मेयर 1 साल के लिए इलेक्ट होगा, क्या तो उनका विजन होगा, कैसे वो ढंग से काम कर पाएंगे। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए और लोकल बॉडीज को फंक्शनल ऑटोनॉमी भी देने की आवश्यकता है। यही बातें 15th फाइनेंस कमीशन ने बोली थी। लेकिन देखो कंटेक्स्ट में ही ये बात बोली जाती है, कंटेक्स्ट थोड़ा लंबा हो गया। आरबीआई की इस रिपोर्ट में ना बातें तो बड़ी बड़ी बोली गई हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कैसे फंक्शनल ऑटोनॉमी दी जाए, कैसे रेवेन्यू के सोर्सेज जनरेट किए जाएं। तो ये कंटेक्स्ट हो गया, मतलब कंटेक्स्ट से बड़ा ही हो गया। आरबीआई की रिपोर्ट के बारे में 2-3 बातें पता लग गई जिनको आप एज ए आंसर में रिकमेंडेशंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो कि इन द रिसेंट आरबीआई रिपोर्ट दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस हैव बीन गिवन। अब बात करते हैं हिस्ट्री की।
अर्बन बॉडीज की इंपावरमेंट की हिस्ट्री क्या है। देखो हमारे देश में ना आज़ादी के बाद अर्बन वर्ड का मतलब समझने के लिए सरकार ने पहली कोशिश की थी 1980s में। 1980s में ना एक कमीशन का गठन किया गया था, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन। इसके चेयरमैन थे चार्ल्स कोरिया। वैसे नाम से आपको ऐसा नहीं लगा कि ये कोई ब्रिटिश इरा की कमेटी हो? मुझे भी ऐसा ही लगा। तो विकिपीडिया पे देखा, ये इंडियन आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने बहुत सारी इंडिया में अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया है। तो ये कमेटी आई थी 1980s में, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन। उसके बाद तो आपको पता है 1992-93 में 73rd और 74th अमेंडमेंट आ गया। 73rd अमेंडमेंट जो है वो रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए है और 74th अमेंडमेंट जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ पर है। अर्बन लोकल बॉडीज़ को पावर देने के लिए संविधान में देखो अमेंडमेंट किया गया था और संविधान के 12वें शेड्यूल में बताए गए हैं कि कौन कौन से 18 फंक्शंस मिले अर्बन लोकल बॉडीज़ को 74th अमेंडमेंट के बाद। ये जो 18 फंक्शंस है ना, ये आ गए अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास 74th अमेंडमेंट के पास। ये 18 फंक्शंस कहाँ पे दिए हुए हैं? ये दिए हुए हैं संविधान के 12वें शेड्यूल में। कई बार यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या ये 12वें शेड्यूल में आती हैं, तो बस एक बार आपका नज़र मारा होना चाहिए। याद ना भी हो तो थोड़ी कॉमन सेंस लगा के आप क्वेश्चन का आंसर दे इसको प्री में। देखो प्री में आजकल जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, सिर्फ सिलेबस पढ़ के जाने से ना काम नहीं चलेगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, 4-5 महीने जितना भी टाइम पड़ा है ना प्री के लिए, आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ना भी आपको क्वेश्चन आता हो ना, तो कैसे ना कैसे करके कॉमन सेंस लगा के, मतलब ये सोच के कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो क्या मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, सरकार क्या ऐसा डिसीजन ले सकती है, मतलब उस सेंस में आप सोचिए, अपना माइंड यूज कीजिए कि सरकार क्या कर सकती है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। उस प्रकार से आप क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके ना आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और बहुत सारे एमसीक्यूज आप प्री में सोल्व कर दोगे, आपको नहीं भी आते हुए। क्योंकि यूपीएससी ना अब अजीब सा पेपर सेट करने लगी है, आपको पता है। तो आपकी घनघोर प्रैक्टिस होनी चाहिए एमसीक्यूज की। क्वेश्चंस ना भी आते हों तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। एलिमिनेशन टेक्निक तो आजकल यूपीएससी चलती नहीं, ज़्यादा चालाक हो गई है, लेकिन कॉमन सेंस की जो अप्रोच है ना, वो यूपीएससी नहीं छीन सकती आपसे। यही यूपीएससी चाहती है कि हमें सोचने वाले बंदे चाहिए जो सोच सकें। तो आप डेली बेसिस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी आपको मिले, चाहे ओनली आईएएस के एमसीक्यूज हों, इनसाइट्स के हों, विजन के हों, वाजीराम के हों, किसी के भी हों, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। ना भी उस टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ा हो तो भी प्रैक्टिस कीजिए, बस कीजिए। तो कहां पर थे हम? ये जो 18 फंक्शंस थे ना, ये मिल गए अर्बन लोकल बॉडीज को 74th अमेंडमेंट के बाद। लेकिन राइटर कहते हैं, देखो 90s के बाद ना न्यू लिबरल रिफॉर्म्स आ गए हमारे देश में। न्यू लिबरल रिफॉर्म्स मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या कहते हैं, एसेंस क्या होता है एलपीजी रिफॉर्म्स का, कि स्टेट की जो इंटरफेरेंस है ना मार्केट के अंदर, वो कम से कम होगी, यानी मार्केट पे ज्यादा फोकस होगा। मतलब राइटर ये बोलना चाहते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद वैसे भी स्टेट का जो कामकाज है ना थोड़ा सा कम हो गया कुछ समय के लिए। और जो ये अर्बन लोकल बॉडीज है ना, इनको देखो, इनके लिए फाइनेंस के ज्यादा प्रोविजन नहीं किए गए थे, इनके ऊपर ही छोड़ दिया गया था कि आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कीजिए। मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को एंटरप्रेन्योर बना दिया कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए कि आपके सिटी में इन्वेस्टमेंट आए और इससे आपको फायदा हो और आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो, आप काम चला सकें। बाद में राइटर इस चीज का क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि यार सिटीज को पैसा दे दो ना, एंटरप्रेन्योर क्यों बना रहे हो इनको, ढंग से ये प्लानिंग पे फोकस कर सकें, गवर्नेंस पे फोकस कर सकें। हमारे देश में ज्यादातर राज्यों में ना अर्बन लोकल बॉडीज के पास पैसों की बहुत कमी होती है। केरला मॉडल अलग है। राइटर केरला मॉडल की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं केरला में स्टेट प्लान बजट का 40% जो हिस्सा होता है वो डायरेक्टली लोकल बॉडीज के पास जाता है, ताकि लोकल बॉडीज भी अच्छे से प्लान कर सकें और डेवलप कर सकें। पहले देखो ये अर्बन लोकल बॉडीज कई तरह के टैक्स लगाते थे, जैसे ऑक्ट्री टैक्स है, ऑक्ट्रॉय टैक्स है, यानी चुंगी टैक्स। चुंगी कर पहले लगा करता था, अब तो आपको शायद पता भी ना हो, मतलब जो नए बिगनर हैं उनको शायद ना पता हो। चुंगी कर में ये होता था, सिटी में जो सामान एंटर करता था ना पहले कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उस पर टैक्स लगता था। आजकल तो जीएसटी आ गया है, ये चुंगी कर लगता नहीं है। मतलब आप में से जो सीनियर है उनको पता होगा, लेकिन जिन्होंने अभी अभी स्टार्टिंग की है उनको शायद इस बारे में नहीं पता होगा। पिंपरी चिंचावाड़ और पुणे, ये देखो महाराष्ट्र में है, ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं।
यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटीज़ है ना, ये काफ़ी चुंगी कर वसूला करते थे, लेकिन अब तो इस प्रकार के टैक्स ये वसूल नहीं सकते जीएसटी आने के बाद। तो इनका थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू का सोर्स था ना, वो भी श्रिंक हो गया। अब देखो चैलेंजेस की बात की जाती है। देखो सिस्टमेटिक ढंग से हम चल रहे हैं, पहले कंटेक्स्ट डिस्कस किया, फिर हिस्ट्री डिस्कस की, अर्बन लोकल बॉडीज की इंपावरमेंट की। अब चैलेंजेस, इनके द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। कुछ चैलेंजेस तो आप बिना सुने ही बता दोगे, जैसे कि फाइनेंस की दिक्कत होती है इनके पास। जब कोविड-19 की महामारी आई तो 121 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का सर्वे किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसमें पाया गया 70% म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का जो रेवेन्यू है ना, वो श्रिंक हो गया और एक्सपेंडिचर बढ़ गया बाय 71.2%। आरबीआई की रिपोर्ट ये भी कहती है अर्बन लोकल बॉडीज वैसे ना प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स हमारे देश में ना ज़्यादा अच्छे से लगाया नहीं जाता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा। कुछ भी रीज़न मान लीजिए, लोग विरोध करते हैं या फिर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स को एफिशिएंटली वसूला जा सके। देखो सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, वसूलना चाहे तो कुछ भी वसूल सकते हैं। ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में लोएस्ट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन रेट है पूरे वर्ल्ड में। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारे देश में बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छे से प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलना चाहिए। नेक्स्ट चैलेंज ये है, अभी देखो कोविड-19 की जब महामारी आई, आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री की मीटिंग्स हुई मुख्यमंत्रियों के साथ में। इवन देखो जो डीएम है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने मीटिंग की। आप एक बात बताइए, क्या आपने देखा कि मेयर्स की मीटिंग हुई हो प्रधानमंत्री के साथ में या फिर सीएम के साथ में? नहीं, मेयर्स तो गुम थे पूरी तरह से इस डिजास्टर के दौरान। क्यों? सरकार का ज्यादा फोकस ना इलेक्टेड जो लीडरशिप है ना उसके साथ एंगेज करने पर नहीं था, जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसके साथ एंगेज करने पर ज्यादा फोकस था सरकार का। यह गलत अप्रोच है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से राज्यों में आज भी जो ये म्युनिसिपल बॉडीज है ना, ये देखो स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्गन बन के रह गई हैं। उनको अलग से ऑटोनॉमी नहीं मिलती काम करने की। नेक्स्ट चैलेंज, अर्बन इंपावरमेंट की दिशा में सरकार की जो अप्रोच है ना, पीस मिल है। क्या मतलब होता है पीस मिल का? जैसे देखो कभी तो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च कर दिया, कभी स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर दिया। ऐसे कोई ना कॉम्प्रिहेंसिव बड़े विजन के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ कैसे अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर किया जाए, ऐसा कोई मिशन, ऐसा कोई विजन, स्कीम, प्रोग्राम नहीं सामने आता। पीस मिल अप्रोच है। आज ये स्कीम ले आए, कल वो प्रोग्राम ले आए, अगले दिन कुछ और ले आए, ऐसा नहीं, हेवाई अप्रोच है। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट इज स्टेट सब्जेक्ट। अर्बन डेवलपमेंट जो है ये देखो स्टेट डोमेन में आता है, तो ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है। जिस स्टेट में देखो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ज़्यादा हावी है, जैसे केरला है, केरला में आपको पता है इस प्रकार की डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है, पास्ट में भी इतिहास रहा है, वहाँ पे ज़्यादा हावी रही हैं। इसी वजह से लोकल बॉडीज़ वहाँ पे ज़्यादा इंपावर्ड हैं एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स। तो ये हमने बात की कि क्या करना चाहिए, चैलेंजेस क्या है, सॉरी। उसके बाद ना छोटा सा मॉडल डिस्कस किया गया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। आप बताइए कौन से हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? ये हैं देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। कल को पता लगे आप फॉरेन सर्विस में गए और आपकी नियुक्ति यहीं पर आ गई। और वैसे देखो ये भी हो सकता है कल को मैं भी यहीं से, इनमें से किसी देश से एडिटोरियल डिस्कशन रिकॉर्ड करूं। हो सकता है सच में, क्योंकि देखो मुझे जो ट्रैवल करने का काफ़ी शौक है, अच्छा लगता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि एडिटोरियल डिस्कस करना, वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर पॉसिबिलिटी है ना। खैर ये देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना, यहाँ पर ना जितना इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है ना, उसका कुछ हिस्सा जाता है सिटी गवर्नमेंट्स को, ताकि सिटी गवर्नमेंट्स अच्छे से काम कर सकें, प्लान कर सकें, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें, मतलब हर छोटा छोटा काम अच्छे से कर सकें। उसके लिए सिटी गवर्नमेंट्स को इनकम टैक्स का कुछ हिस्सा जाता है। यूपीए की जब सरकार थी ना, तब ये रिकमेंडेशंस आई थी कि हमारे देश में जितना इनकम टैक्स कलेक्ट होता है ना सिटीज से, उसका 10% उसी सिटी को मिलना चाहिए। लेकिन कभी इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ये मॉडल अच्छा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। अब लास्ट में क्या करना चाहिए, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप ना फंक्शनल ऑटोनॉमी दो सिटी गवर्नमेंट्स को, उनको फंक्शंस दो काम करने के, बिना इंटरफेरेंस के वो अच्छे से काम कर सकें। उन्हें इंपावर करो। 3 F उनको मिलने चाहिए। फंक्शंस, उन्हें ज़्यादा पावर दो काम करने की, फाइनेंस मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे फंक्शनरीज, यानी जो पर्सनल हैं उनको पास स्किल भी देनी चाहिए, ताकि जो
अर्बन लोकल बॉडीज़ में काम करते हैं ना, उनको एम्पावर किया जा सके, उनको ज़्यादा लंबा कार्यकाल होना चाहिए, उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये मतलब है फंक्शनरीज में। तो सिटीज़ को ना इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ गवर्नेंस माना जाए, जैसे कि केरला में माना जाता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोकल जो लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। इनको एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेस ना माना जाए कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट ले आओ अपने आप से, अच्छे अच्छे काम करो, दूसरी सिटीज़ के साथ कंपेयर करो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज का देखो बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इन अर्बन लोकल बॉडीज़ को आप इंपावर करो, ये अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकें कि क्लाइमेट चेंज का सिटी पर क्या असर पड़ेगा, उसी हिसाब से फिर डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए प्लान बना सकें। चौथा पॉइंट, पीसमिल अप्रोच नहीं चलेगी, कभी क्या मिशन लॉन्च कर दिया, कभी क्या कर दिया। आप सिटीज़ को बोलो कि एक प्लान ड्रा अप करो फ्यूचर के लिए कि कैसी डेवलपमेंट आप चाहते हो, आपका सिटीज़ के लिए विजन क्या होना चाहिए, तो उस प्लान के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, सिटीज़ में लीडरशिप की अब आवश्यकता है। मेयर का जो चुनाव है वो 5 साल के लिए होना चाहिए, 1 साल के लिए नहीं। 1 साल में जब तक कोई नया मेयर बनता है उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, फिर उसे अपनी पोस्ट छोड़ के जाना पड़ता है। सिटीज़ में भी परमानेंट कैडर होना चाहिए, जैसे कैडर होता है आईएएस आईपीएस का, हरियाणा कैडर का आईएएस, उसी प्रकार से ना सिटीज़ का भी कैडर होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अर्बन बॉडीज से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑनलाइन एनोनिमिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपको ना बचपन में एक सीन याद होगा हम सब ने ये सीन फेस किया होता है। सीन ये होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तब तो कई बार स्ट्रिक्ट टीचर होता है, सारी क्लास चुप बैठी होती है, लेकिन जैसे ही टीचर 2 मिनट के लिए बाहर निकलता है, पूरी क्लास में शोर शराबा, डस्टर चल रहे हैं, चौक एक जगह से दूसरी जगह मारे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना क्या सिचुएशन होती है जब टीचर 1-2 मिनट के लिए बाहर चला जाता है। उसी प्रकार से ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ लोग अपना रियल नेम नहीं बताते, फर्जी प्रोफाइल बना लेते हैं किसी और के नाम से, या फिर कुछ अजीब से नाम रख लेते हैं, जैसे गब्बर, धुरंधर, ट्रेंडुंडलकर, ऐसे ऐसे कुछ भी नाम रख लिया। फिर उस प्रोफाइल की सहायता से कमेंट करते हैं अलग अलग जगह पर जाकर। इससे क्या होता है, इससे उनको लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बोल्ड होके, ज़्यादा बेखौफ होके, या फिर यूं कह सकते हो ज़्यादा बेशरम होके अपनी राय जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। जैसे क्लास में उन्हें कोई देख नहीं रहा होता तो बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, उसी प्रकार से ऑनलाइन वर्ल्ड में जब कोई फेक प्रोफाइल बना लेता है ना अजीब से नाम से, उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो जाहिर नहीं होती उस प्रोफाइल से, तो फिर वो वैसा ही बिहेव करता है जैसे बिना टीचर के क्लास में बच्चे बिहेव करते हैं। तो ये है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब अज्ञातता। कोई सूडो नेम रख लेता है, फोटो भी कोई सूडो लगा देता है, या फिर कई बार कोई सिर्फ फर्स्ट नेम लगा लेता है, बाकी नहीं। जैसे मान लीजिए मेरी कोई प्रोफाइल है, मैंने सिर्फ सुमित लिख दिया, आगे कुछ नहीं। सुमित तो आपको पता है लाखों करोड़ों होंगे, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार से सिर्फ किसी ने अपना पहला नाम रख दिया, सरनेम नहीं बताया, तो उसको पहचानना मुश्किल है सिर्फ फर्स्ट नेम की सहायता से। ये कौन है, कहां पे काम करता है, क्या है ये। अज्ञातता का बिल्कुल उल्टा क्या होगा कि ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई पर्सन अपना प्रॉपर रियल नेम बताता है प्रोफाइल पर, यह भी बताता है कि उसने कहां से पढ़ाई प्राप्त की है, इस कॉलेज से उसने पहले यहां पे काम किया था, अभी इस जगह पे ये डेजिग्नेशन है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो फिर उसको पहचानना आसान हो जाता है। फिर वो पर्सन गलत हरकतें नहीं करता, उसको पता है कि मैंने कुछ गलत लिखा या फिर गलत किया तो इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। और लोग करते भी हैं ऐसा। मान लीजिए कि सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी पर्सन की सोशल मीडिया पर, उसको पहचानना आसान है उस इंफॉर्मेशन की सहायता से, और उसने कुछ गलत लिखा है तो फिर लोग ना उसके एम्प्लॉयर को टैग कर देते हैं, फैमिली पर्सन को टैग कर देते हैं कि देखो आपकी फैमिली वाला पर्सन क्या कर रहा है, देखो आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है। फिर जो एम्प्लॉयर है वो उसे हटा देता है या फिर नोटिस दे देता है कि भैया तुम क्या कर रहे हो। बात करें पुलिस की, देखो पुलिस को तो दोनों केसेस में पुलिस चाहे तो पहचान ही लेती है, आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आपको भी पता है। लेकिन पुलिस के पास टाइम नहीं होता ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो जाती नहीं है। जैसे हमारा चैनल हैक हुआ था, आपको याद होगा। अब काइंड ऑफ देखो हमारे लिए तो बड़ी बात थी, लेकिन जब वापस आ गया था ना उसके 4-5 दिनों बाद, जो इंस्पेक्टर थे उनका फ़ोन आया कि देखो ये मिलने वाला तो है नहीं। मैंने उनको बताया आप आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये देखो हमारे बस की बात नहीं है, और आपका केस कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना कोई वैसे वाला इंपॉर्टेंट केस नहीं है हमारे लिए। तो इनडायरेक्टली वो मुझे बोलना चाहते थे कि भैया तुम एफआईआर वापस ले लो,
मैंने उनको बताया ठीक है, चैनल वापस आ गया, तो फिर एफआईआर वापस हो गई थी, वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो समझ रहे हो ना, पॉइंट ये है कि पुलिस वाले ना इन केसेस में ज़्यादा सीरियस एक्शन लेते नहीं है अनटिल अनलेस केस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाए, किसी की बहुत ज़्यादा हमारे देश का जो गलत चलन है सिफारिश हो, तब जाके पुलिस थोड़ी बहुत एक्शन लेती है। इतने मोबाइल चोरी होते हैं, क्या पुलिस ने आपने देखा कभी पुलिस एक्शन ले? नहीं, पुलिस तभी एक्शन लेती है जब किसी पावरफुल पर्सन का फ़ोन आ जाए। अदरवाइज देखो, अपराधियों को दिल्ली जैसे जगह पर पकड़ना मुश्किल थोड़ी ना होता है। दिल्ली में देखो हर 3-4 घर में से एक घर के बाहर कैमरा लगा होता है। कोई खुलेआम मोबाइल छीन के भाग जाए और पुलिस उसे ना पकड़ सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बस बात वही है ना, ओवरबर्डन है पुलिस, उनके पास इस प्रकार के क्राइम्स को रोकने के लिए या तो विल पावर नहीं है, यूं कह सकते हो, या फिर टाइम नहीं है, जो भी आप मान लीजिए। हर जगह पे अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि एनोनिमिटी की वजह से लोग जो है ना वो बेखौफ होकर लिखते हैं। ये रीजंस हैं कि लोग क्यों एनोनिमस रहते हैं सोशल मीडिया पर। एक तो एनोनिमस होके वो सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, अदरवाइज सरकार के खिलाफ बोलना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है, सरकार भी बदला लेने की कोशिश करती है। नेक्स्ट वही बात, बिना जज हुए वो लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई अपने रियल नेम के साथ लिखेगा ना तो लोग उसे जज भी करते हैं, ये इस धर्म का है इसलिए बोल रहा है, इस जाति का है इसलिए बोल रहा है, लोग जज करने लगते हैं। तो अगर कोई बिना प्रोफाइल के लिखेगा तो लोग जज नहीं कर सकेंगे, इवन जेंडर भी जज नहीं कर सकेंगे, लड़की है तो लिख रहा है या फिर लड़का है तो लिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, फिर लोगों का ना टैग करना मुश्किल हो जाता है। जब रियल आइडेंटिटी जाहिर हो जाती है तो उसके नॉन पर्सन्स को लोग टैग करने लगते हैं ना कि आप इन्हें सिखाइए। तो फिर अगर कोई फेक प्रोफाइल से कमेंट करता है तो फिर किसी को पता ही नहीं होता कि ये पर्सन कौन है, तो उसके रिश्तेदारों को, एम्प्लॉयर को टैग करना मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये तो हमने जान लिया कि लोग एनोनिमस होकर क्यों लिखते हैं, लेकिन अगर जब एनोनिमस होकर लिखते हैं तो इससे नुकसान क्या होते हैं? नुकसान देखो ये होते हैं, एक तो कन्वर्सेशनल इनबैलेंस हो जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिस रियल आइडेंटिटी वाला है, वो किसी फेक प्रोफाइल वाले पर्सन से बात कर रहा है या फिर सूडो प्रोफाइल वाले पर्सन से बात कर रहा है, तो कन्वर्सेशन में ना इनबैलेंस है। ये फेक प्रोफाइल वाला पर्सन इसके बारे में सब कुछ जानता है जिसने अपनी रियल प्रोफाइल बना के रखी है, लेकिन रियल प्रोफाइल वाला पर्सन सूडो नाम वाली प्रोफाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। तो कन्वर्सेशन में इनबैलेंस तो है ना। देखो, कोई जरूरी नहीं कि ये सूडो नेम वाली प्रोफाइल वाले पर्सन क्राइम करें, अब्यूज़ करें ऑनलाइन, लेकिन देखो ये बात भी सच है, जितने लोग अब्यूज़ करते हैं ना ऑनलाइन वर्ल्ड में, ज़्यादातर वो फेक प्रोफाइल वाले ही होते हैं। रियल प्रोफाइल वाले लोग अब्यूज़ करें संभावना थोड़ी कम है एज कंपेरिजन टू फेक प्रोफाइल्स। ज़्यादातर जो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है ना, वो भी इन्हीं फर्जी प्रोफाइल वाले लोगों के द्वारा फैलाई जाती है। जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकती हैं, इनको गिरफ्तार कर सकती हैं इनका आईपी एड्रेस ट्रैक करके, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन्स हैं ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनके पास एक ही चारा बचता है, या तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास जाएं, जैसे ट्विटर पे अगर कोई गाली गलौज करता है फेक प्रोफाइल वाला तो कोई पर्सन ट्विटर के पास जा सकता है। ट्विटर भी समझता नहीं है इन इश्यूज़ के पास में, वो इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करता नहीं है, कर भी दे तो उसको पता ही नहीं होता इशू का कि गलती किसकी है, तो वो इग्नोर कर देते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के पास जाओ, उनको भी लगता है कि क्या छोटी मोटी बातों के लिए हमारे पास आ गए, समझ रहे हो ना। तो इसलिए फेक प्रोफाइल वाला पर्सन अगर किसी रियल प्रोफाइल वाले पर्सन को अब्यूज़ करता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो वो जो रियल प्रोफाइल वाला पर्सन है उसके पास कोई चारा बचता नहीं ज़्यादा, भाई क्या एक्शन लिया जाए। और कई बार तो देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना खुद ही बोलते हैं कि आप एनोनिमस होके अपना रिव्यू दीजिए। जैसे ग्लास डोर एक कंपनी है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना रिव्यू देते हैं, तो इस पर ये खुद बोलता है प्लेटफॉर्म कि आप ना एनोनिमस होके अपना रिव्यू दीजिए। रेडिट जो एक प्लेटफॉर्म है कोरा की तरह, यहाँ पर भी एनोनिमिटी को एनकरेज किया जाता है। रेडिट का कहना है अगर कोई पर्सन अज्ञात होकर अपना व्यू जाहिर करेगा तो उसका रियल बाहर आएगा, जो वो बोलना चाहता है रियल में वो बोल सकेगा, क्योंकि उसको किसी चीज़ का शर्म नहीं होगी कि लोग उसे जज करेंगे, उसको बेइज्जती इज्जत का डर जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वो सही लिखेगा, ऑनेस्ट लिखेगा। इसलिए रेडिट जो है वो एनोनिमिटी प्रमोट करता है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो ये सेम वैसा ही है जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। जब आपको कोई नहीं देख रहा है ना तो आप थोड़ा घटिया ढंग से बिहेव करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हम फंसेंगे नहीं, हमें कोई जज नहीं करेगा। तो इसलिए
अगर सोशल मीडिया ये कंपलसरी बना दे कि आपको अपनी रियल प्रोफाइल ही डालनी है, जैसे पहले कई बार बोलते थे कि अगर फेक न्यूज़ को रोकना है तो आधार कार्ड से जोड़ दो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, फिर कोई एब्यूजिंग, ट्रोल, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में सीरियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सोचना चाहिए, है ना। एक बात ये भी होती है, अगर कोई रियल प्रोफाइल वाला पर्सन है ना, उसको कम से कम अपील तो की जा सकती है इमोशनली कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मेरा मेंटली मैं इनस्टेबल हो रहा हूँ। फेक प्रोफाइल वाले पर्सन से तो क्या तो अपील करें, ऐसा पॉइंट राइटर देते हैं। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोशल मीडिया पर एनोनिमस रहने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो छोटा सा है। यूएसए में ना 11 महीने हो गए जब टेलीकॉम कंपनीज ने बिड्स जीती थी 5G ऑपरेशंस को रोल आउट करने के लिए, लेकिन इस हफ्ते ना एक मेजर दिक्कत सामने आ गई। देखो, ये जो यूएसए में 5G टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है ना, इनको सर्विस देनी है सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके, लेकिन एविएशन सेक्टर में भी जो फ्लाइट्स उड़ती है ना, वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं जिसका नाम है अल्टीमीटर। ये देखिए, जो ये अल्टीमीटर्स होते हैं, इनकी सहायता से हाइट पता लग जाता है कि फ्लाइट जो है वो कितनी हाइट पर उड़ रही है। तो ये जो अल्टीमीटर्स का इस्तेमाल होता है ना, ये भी सी बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं। दोनों करेंगे तो आपस में तो डिस्ट्रप्शन आएगा ना। तो एविएशन सेक्टर वालों का कहना है कि 5G सर्विसेज की वजह से मेजर डिस्ट्रप्शन हम फेस कर सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो यूएस के अथॉरिटीज़ ने बोला है कि वो कंपनीज जो ये अल्टीमीटर्स बनाते हैं जिनका इस्तेमाल होता है फ्लाइट्स में, हम उनसे बात कर रहे हैं, क्या कोई अलग मॉडल आप यूज़ कर सकते हो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, और फ्लाइट्स में अलग मॉडल्स, मतलब फिर से मैन्युफैक्चर करके नए जो अल्टीमीटर्स हैं वो फिट कर दिए जाएं, ताकि दोनों सर्विसेज का आपस में टकराव ना हो, टेलीकॉम सर्विसेज और एविएशन सर्विसेज का। तो पॉइंट ये निकलता है, यूएसए देखो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो इस मामले में अब चैलेंजेस फेस कर रही है, जबकि साउथ कोरिया, चाइना, जापान, कई सारे यूरोपियन नेशंस में 5G सर्विसेज को आसानी से रोल आउट कर लिया गया है, यानी आसानी से वहाँ पे 5G सर्विसेज आ गई हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि यूएसए में क्या वर्किंग सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है इस प्रॉब्लम का। एक दो सॉल्यूशन तो देखो ये हो सकते हैं। एविएशन रेगुलेटर ने एक प्लान प्रपोज किया है कि यूएसए में ना बफर जोन एयरपोर्ट बना लिए जाएं, जहाँ पे फ्लाइट के जो लास्ट 20 सेकेंड्स हैं ना, वो डिसरप्ट ना हो किसी प्रकार के 5G सिग्नल से। समझ रहे हो, जैसे फ्लाइट उतरने वाली है, लास्ट 20 सेकेंड्स बिल्कुल भी डिसरप्ट ना हो किसी भी प्रकार के कोई 5G सिग्नल से। जब प्लेन उतर गया फिर तो बेशक डिसरप्ट हो जाए, फिर तो हाइट का पता लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देखने वाली बात होगी कि अब यूएसए की अथॉरिटीज़ क्या एक्शन लेती हैं। तो ये इनका मामला था, थोड़ा टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन अल्टीमीटर्स पे ही पूछ ले है ना। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।